नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फाइनल ईयर की कक्षा में आने वाले टॉपिक थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका बीए फाइनल का पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसी में थॉमस हॉब्स आते हैं। ये ब्रिटेन के या इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 1588 में हुआ था। तो उसी समय इंग्लैंड और स्पेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गए थे। स्पेन ने आक्रमण किया था इंग्लैंड के ऊपर। तो हॉब्स कहते हैं कि 1588 में मेरी माँ ने दो चीजों को जन्म दिया था, एक तो मुझे और एक भय को। चारों तरफ इंग्लैंड में भय का वातावरण था। ये लग रहा था कि स्पेन कभी भी तहस नहस कर सकता है ब्रिटेन को और उसको नष्ट कर सकता है। इसी भय के वातावरण में हॉब्स का जन्म हुआ और ये भय आजीवन उनके मनो मस्तिष्क में छाया रहा। उनकी मृत्यु 1669 में हुई, 1679 में हुई, सॉरी। और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है लेवियाथन पुस्तक का, जो कि उनकी एक अमर कृति है। दूसरी है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, तीसरी है डी सिवे, चौथी डी होमाइन और पांचवी है डी कॉर्पोरे। तो ये उनकी कुछ प्रसिद्ध, कुछ नामी पुस्तकें हैं और इनमें से भी आपको खास तौर पर किसका नाम याद रखना है? लेवियाथन और एलिमेंट्स ऑफ लॉ का नाम याद रख सकते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। थॉमस हॉब्स एक अति से महान विचारक और राजनीति शास्त्री थे, प्रणेता थे इसके। उसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म दर्शनी और विश्लेषण पटु थी। संभवतः उसकी विश्लेषण कला पर देखें तो हम अरस्तु का प्रभाव दिख सकता है। यद्यपि प्लेटो या हिगल की भांति प्रचंड दार्शनिक अट्टालिका का निर्माण उसने नहीं किया, तथापि राजनीति शास्त्र के तात्विक विकास के इतिहास में वह एक विशिष्ट स्थान का निश्चित अधिकारी है। मौलिक सूझ, पांडित्यपूर्ण विशद विवेचन और तीक्ष्ण तार्किकता के कारण उसका ग्रंथ लेवियाथन आज भी शास्त्रीय दृष्टि से अति से महत्वपूर्ण माना जाता है। अति से शब्द का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। तो नए नए शब्द सीखिए आप अपने शब्दकोश में। दोस्तों ये कोशिश करें कि हर दिन दो चार शब्द नए ऐड करें ताकि आपकी भाषा प्रभावशाली बने। आप लिखते होगे एग्जाम में, खूब सारा लिख के आते हैं बच्चे, लेकिन नंबर नहीं आते। उसका कारण ये होता है कि आप लिख तो आते हैं लेकिन आपकी भाषा प्रभावी नहीं होती, और वो भाषा प्रभावी तभी बनेगी जब आप नए नए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो अतिशय शब्द का क्या अर्थ होता है? बहुत ज्यादा। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आज भी हॉब्स का नाम प्लेटो, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली, रूसो जैसे दार्शनिकों की पहली पंक्ति में लिया जाता है। और मैक्सी तो कहते हैं इनके बारे में कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखकों को जन्म दिया है, उन सभी में सबसे जो महान है वो थॉमस हॉब्स है। वही पहला दार्शनिक था जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाया तथा भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। थॉमस हॉब्स को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो इसमें खास बात यह है दोस्तों कि उन्होंने निरंकुशतावाद का समर्थन किया, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की उन्होंने वकालत की। आज के युग में हम देखते हैं तो ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं। तो इस सेकुलर धारणा को सबसे पहले मजबूत किसने किया था? इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने। और ये विचार उनके कहाँ मिलते हैं, कौन सी पुस्तक में मिलते हैं? लेवियाथन पुस्तक में। लेवियाथन पुस्तक के 4 भाग हैं और इन चारों भागों में ही राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारों का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने सामाजिक समझौता जो सिद्धांत दिया वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। यद्यपि सामाजिक समझौते के विचार का वर्णन प्राचीन और मध्ययुगीन विचारकों
के द्वारा भी दिया गया था, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से सर्वप्रथम जिसने प्रतिपादित किया तो वो थॉमस हॉब्स ही थे। वैज्ञानिक चिंतन प्रणाली, ऐतिहासिक और भौतिकवादी व्याख्या, तर्क सिद्ध व्याख्या, सुतीक्ष्ण शैली और विचारोत्तेजक लेख, ये सब हॉब्स की देन है। जॉन लेयर्ड के शब्दों में हम देखें तो वो कहते हैं कि हॉब्स प्रतिभा संपन्न मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और एक ऐसा नैतिकतावादी है जिसे ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक कहा जा सकता है। वेपर के शब्दों में राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स, जो प्राय निरंकुश शासनवादी माना जाता है, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, उनमें हॉब्स सबसे महान है और उसका नाम अब तक अमर रहेगा जब तक लोग राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते रहेंगे। जब भी राजनीतिक समस्याएं लोगों के जेहन में आएंगी, तब तब थॉमस होब्स का नाम उनके दिमाग में आता रहेगा, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो समस्याएं थी, उनका समाधान करने में थॉमस होब्स ने अपने सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि का बेहतरीन इस्तेमाल किया, अच्छे विचार प्रस्तुत किए। अब हम उनके जीवन परिचय के संदर्भ में विस्तृत और व्यापक विवेचन करेंगे। आपको पता है कि 1588 में उनका जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ? तो ये मेम्सबरी के वेस्टपोर्ट में हुआ था, ब्रिटेन में। दोस्तों, इसे थॉमस होब्स को मेम्सबरी का दानव भी कहा जाता है। चर्च या पादरियों ने इसको ऐसा कहा था क्योंकि ये चर्च के और पादरियों के विरुद्ध थे। इन्होंने राज्य को संप्रभु बनाने की बात कही थी और इसी विचार के क्रियान्वती के फलस्वरूप जो यूरोप के राजा थे, उन्होंने बिना चर्च की अनुमति के एक सभा आयोजित की थी। देखो, वो मुक्त हो गए चर्च से और उन्होंने अपने आप एक सभा आयोजित कर ली। पहले जो राज्य होते थे यूरोप के, वो चर्च के अधीन होते थे, चर्च की सलाह से काम करते थे। जो पोप होता था वो उनको सलाह देता था और वो मानना उन राज्यों के लिए अनिवार्य था, बाध्यकारी था। लेकिन वेस्टफैलिया जो जगह थी, वहां पर उनकी जो संधि हुई, वहां वो इकट्ठे हुए राजा, तो वो बिना चर्च की अनुमति के हुए थे और होब्स के विचारों ने उन्हें प्रेरित किया था। होब्स ने संप्रभु बताया था कि राजा अपने आप में संप्रभु होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। तो इस बात से पोप चिढ़ गए और उन्होंने उसे मेम्सबरी का दानव कह दिया, राक्षस कह दिया मेम्सबरी का, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेम्सबरी में हुआ था, 1588 में हुआ था। और एक कथन जो मैंने आप पूर्व में बताया कि इनके बारे में कहा जाता है कि 1588 में स्पेन ने चूंकि इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था, तो वहां भय का वातावरण था। इसलिए होब्स कहते हैं कि मेरी माँ ने एक साथ दो चीजों को जन्म दिया था, मुझे और दूसरी चीज जो थी वो थी भय, डर। उनके पिता थे वो वेस्टपोर्ट के ही पादरी थे। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पिता ने एक अन्य पादरी पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उन्हें अपने 3 बच्चों और पत्नी को छोड़कर निर्वासित होना पड़ा। पिता की अनुपस्थिति में होब्स का पालन पोषण उसके चाचा ने किया। वह बचपन से ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, विलक्षण बुद्धि वाला था, प्रतिभा का धनी था। उसने 4 वर्ष की अवस्था में अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख लिया था और 6 वर्ष की अवस्था में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन शुरू किया। देखिए दोस्तों, मैं हर राजनीतिक विचारक को पढ़ाने से पूर्व उसके जीवन परिचय के संबंध में अवश्य बताता हूँ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उनकी जो पारिवारिक, सामाजिक और आ, जो वातावरण होता है, उसका प्रभाव उनके विचारों पर पड़ता है। तो हम उनके जो वातावरण से, परिस्थितियों से जो प्रभाव उन पर पड़े हैं, वो हम पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उनके द्वारा जो प्रस्तुत विचार हैं वो इस तरह के क्यों हैं। इसीलिए इनके जीवन परिचय को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। होब्स ने 4 वर्ष की अवस्था में अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख लिया था और 6 साल की उम्र में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन कर लिया था। मेम्सबरी में ही उसने सन 1596 से 1603 ईस्वी तक लैटिन और ग्रीक भाषा का इतना
गहरा अध्ययन किया कि 14 साल की उम्र में उसने यूरिपाइडिस की दी मीडिया का ग्रीक से लैटिन भाषा में अनुवाद कर दिया, मात्र 14 साल की उम्र में। और 15 साल की उम्र में वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ और 5 वर्ष बाद वह विश्वविद्यालयों में प्रचलित तत्कालीन स्कॉलास्टिक शिक्षा पद्धति के प्रति तीव्र घृणा लेकर स्नातक हुआ। वो वहां पढ़ा भी, लेकिन जब वो ग्रेजुएट हुआ तो उसके मन में ये जो प्रचलित स्कॉलास्टिक शिक्षा पद्धति थी, इसके प्रति घोर दुर्भावना पैदा हो गई। 1688 ईस्वी में जब उसकी आयु सिर्फ 20 वर्ष की थी, वह इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक एक सुभ्रांत उच्च कुल में विलियम कैवेंडिश, जो बाद में डिवोनशायर के अर्ल हुए थे, अर्ल की उपाधि होती है, वहां का शिक्षक नियुक्त हुआ। उसका इस परिवार के साथ जीवन भर संबंध बना रहा और इसने उसके बौद्धिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। 1610 ईस्वी में अपने शिष्य के साथ यूरोप की पहली यात्रा करते हुए उसे वहां के दार्शनिक विद्वानों के तथा नवीन भौतिक विज्ञान के संपर्क में आने का अवसर मिला और यह ज्ञात हुआ कि ऑक्सफोर्ड का दर्शन बहुत पुराना पड़ चुका है। इसके बाद ही इस परिवार के साथ अपने संपर्क के कारण उसे तत्कालीन इंग्लैंड के बेकन एवं बेन जॉनसन जैसे बुद्धिजीवियों से परिचित होने का अवसर मिला। 1628 ईस्वी में हॉब्स कैवेंडिश परिवार को छोड़कर सर क्लिंटन के पुत्र का अध्यापक नियुक्त हुआ। इस परिवार के साथ वह 3 वर्ष तक रहा, जिसमें कि प्रथम 2 वर्ष उसने विदेश यात्रा में ही बिता दिए। अपनी इस यात्रा में वह गणित और ज्यामिति की नई खोजों से परिचित हुआ। उसका परिचय उन नवीन विचारकों से हुआ जो यांत्रिक आधार पर विज्ञान का क्रमबद्ध रूप से पुनर्निर्माण करने के आकांक्षी थे। 49 वर्ष की आयु में वह यूक्लिड की पुस्तक देखते ही रेखागणित का प्रेमी हो गया। इसी समय से उसे यह विश्वास हो गया कि सब अनुभूतियां गति यानी मोशन का परिणाम होती हैं। प्रकृति में गति सर्वव्यापक है और समस्त भौतिक जगत तथा मानसिक प्रक्रियाएं सहजातीय तत्वों की गति मात्र है। ज्यामिति से होब्स इतना प्रभावित हुआ कि उसने ज्यामिति की पद्धति का प्रयोग न केवल प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने बल्कि मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी किया। सन 1634 से 37 तक होब्स ने यूरोप की पुनः यात्रा की। इसी भ्रमण काल में उसने इटली में गैलीलियो से और पेरिस में फ्रेंच दार्शनिक देकार्ते से भेंट की। 1640 ईस्वी में राजा और संसद में संघर्ष छिड़ने पर उसका ध्यान गणित शास्त्र से राजनीति शास्त्र की ओर चला गया। उसने निरंकुश राज सत्ता के समर्थन में एक पुस्तक लिखी और इस कारण इंग्लैंड में अपना रहना संकटपूर्ण समझते हुए वे भागकर फ्रांस चले गए। फ्रांस नजदीक ही पड़ता है इंग्लैंड के, तो वहां रहने चले गए। 11 वर्षों तक वह फ्रांस में रहा और इसी अवधि में उसने डी सिवे की रचना की जो 1642 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी काल अवधि में वह पेरिस में इंग्लैंड से भागकर आए हुए युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय का गणित शास्त्र का अध्यापक भी रहा। सन 1651 में उसका उनका जो फेमस ग्रंथ है लेवियाथन वो प्रकाशित हुआ। यह अवधि भी ध्यान रखें कि 1651 में लेवियाथन का प्रकाशन हुआ था, जो कि उनकी अमर कृति है और इसके 4 भाग हैं। 1655 में उसने डी कॉर्पोरे तथा 1659 में डी होमिने पुस्तक प्रकाशित की। इनसे वह नास्तिक शिरोमणि समझा जाने लगा और कट्टर प्यूरिटन शासन में उसके जीवन पर पुनः संकट के बादल मंडराने लगे। किंतु 1660 में क्रोमवेल द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ की समाप्ति हुई। इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनर्स्थापना हुई और पेरिस में उससे गणित पढ़ने वाला युवराज चार्ल्स द्वितीय के नाम से ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठ गया, जिससे उसके जीवन का संकट टल गया। वो उसका शिष्य था, इसलिए उसके जीवन पर से संकट टल गया। राजघराने में होब्स का सम्मान बढ़ गया और चार्ल्स ने उसके लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर दी। किंतु उसके धार्मिक विचारों के कारण बिशपगण धीरे धीरे उसके विरोधी बनते गए। कुछ बिशपों ने होब्स को नास्तिक के रूप में चिता पर जलाने का सुझाव दिया। इससे वह इतना आतंकित हुआ कि अपने को धार्मिक सिद्ध करने के लिए उसने गिरजे में जाना शुरू कर दिया, गिरजाघर में जाना लग गया।
राजा ने होब्स को विवादास्पद लेख ने लिखने की सलाह दी। सन 1668 में उसने डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स की रचना की, जिसमें गृह युद्ध की विवेचना करते हुए उसने इसका उत्तरदायित्व संसद के समर्थकों पर डाला तथा उन वैध राजतंत्रवादियों की आलोचना की जो इंग्लैंड में राजा का शासन और शक्तियां संसद द्वारा सीमित करना चाहते थे। इसी अवधि में लिखे गए ग्रंथ डायलॉग ऑफ द कॉमन लॉज में उसने यह प्रतिपादित किया कि राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश और एकमात्र विधि निर्माता है, जनता में उसे नियंत्रित करने की कोई क्षमता नहीं है। 1679 में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब दोस्तों उनकी जो डी सिवे पुस्तक है, इसमें उन्होंने संप्रभुता की व्याख्या की है। डी कॉर्पोरे में होब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण किया है और जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए इस बात पर प्रकाश डाला है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ में उसने विधि की व्याख्या की है। लेवियाथन में होब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है और मैंने बताया था कि ये होब्स की अमर कृति है। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध तथा चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों का विवरण दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि डी सिवे में हॉब्स ने संपूर्णता की व्याख्या की है, डी कॉर्पोरे में मानव स्वभाव का चित्रण किया है और जनता को शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए इस बात को रेखांकित किया है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ पुस्तक में उसने विधि की व्याख्या की है और लेवियाथन में 4 भाग है, अमर कृति है। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध तथा चौथे और अंतिम भाग में उसने कैथोलिक चर्च के आलोचनात्मक पक्षों का विवरण दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि थॉमस हॉब के चिंतन पर किन किन परिस्थितियों ने प्रभाव डाला। तो इनमें सबसे पहली बात आती है कि विज्ञान का विकास, दूसरी बात है इंग्लैंड का गृह युद्ध और चौथी बात है यात्राएं और संपर्क। इन 3 चीजों ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला और इनकी वजह से उनके विचार इस तरह के बने। धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम थॉमस हॉब से संबंधित अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।